अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज मैं माहितुल अमराज उमूमी यानी जनरल पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। दैट इज़ द सेल इंजरी एंड सेलुलर एडॉप्टेशंस। आइए देखते हैं। तो सेल इंजरी एंड सेलुलर एडॉप्टेशंस। सेल इंजरी को हम लोग कहते हैं जुरूह खुलिया। जुरूह खुलिया। और सेलुलर एडॉप्टेशन को हम लोग कहते हैं खुलवी तताबुक। बेकाफ खुलवी तताबुक। तो सेल इंजरी एंड सेलुलर अडैप्टेशंस, जुरूह खुलिया और खुलवी तताबुक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज द सेल खुलिया। नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट सेल है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से, जो नए लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे तो जानते हैं। देखिए, पहली चीज़ एक तो कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ठीक से लिख सकूँ, लेकिन वो जेनेटिकली ऐसा है कि थोड़ी देर में ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझसे लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, जैसे इमले की गलतियाँ कहते हैं। तो आप अगर देखें कि कहीं पर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक या इमले की गलतियाँ हुई हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करने या तंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगे कि स्पेलिंग गलत हो गई तो उसे सही कर लीजिए। और अगर मेरे गलत लिखने से आप भी कंफ्यूज हो गए हैं कि जो मैंने लिखा वो सही है या जो आप जानते हैं वो सही है, तो उससे बुक से उसको कंफर्म कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज द सेल। जो हेल्दी सेल है, नॉर्मल जो हेल्दी सेल है, हेल्दी सेल जो अपना नॉर्मल फंक्शन या तबई फंक्शन परफॉर्म करती है, तबई काम करती है, दैट इज इन द कंडीशन ऑफ द होम्योस्टेसिस। दैट इज अ कंडीशन नोन एज द होम्योस्टेसिस। तो ये होम्योस्टेसिस क्या है? हेल्दी सेल क्या है कि हेल्दी सेल जो है दे हैव ए रेंज ऑफ नॉर्मलसी। दे हैव ए रेंज ऑफ नॉर्मलसी। किस चीज में? इन टर्म ऑफ दियर मेटाबॉलिज्म, उनकी मेटाबॉलिज्म में और उनके डिफरेंशिएशन में और उनके जो इन्वायरमेंट है, उनका इन्वायरमेंट है, दियर इन्वायरमेंट with the neighboring cells. Environment with the neighboring cell. Neighboring cells. And it in these parameter, the cell perform their normal function. क्या मतलब हुआ कि जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं, हर सेल, कुदरत ने देखिए डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाई हैं और डिफरेंट टाइप को सेल्स को कुदरत ने अलग, उनका जेनेटिकली प्रोग्राम है, उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी, उनका डिफरेंशिएशन और उनका जो नेबरिंग सेल के साथ इन्वायरमेंट है वो सब अलग है। कुछ सेल्स सिक्रेटरी सेल्स हैं, कुछ सेल एक्सक्रीटरी सेल्स हैं, कुछ सेल्स के अंदर एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है और इन नॉर्मल जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस समझ में आ रहा है कि एक सेल को परफॉर्म करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुदरत ने उसे कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, कुछ चीज़ें दी हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द होम्योस्टेसिस। तो ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन इन द कंडीशन ऑफ होम्योस्टेसिस। देखिए होम्योस्टेसिस क्या है, ठीक है? इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यहां पर एक सेल है, हियर इज ए नॉर्मल सेल। यहां पर एक नॉर्मल सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, देयर आर द सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रियाज हैं,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, रफ हैं और स्मूथ हैं, गोल्गी अपरेटस हैं, मायोफिलामेंट्स हैं, ऑल दीज आर दिस इज द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल है, ये हेल्दी सेल है। और नॉर्मल सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है किस कंडीशन में? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या मतलब है इस होम्योस्टेसिस का? होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि ये नॉर्मल सेल अपने जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है इसमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल इसके जिस काम के लिए है वो इसको नॉर्मली ये परफॉर्म कर रही है। अब इस नॉर्मल सेल में अगर कोई स्ट्रेस आता है, किसी तरह का स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस मे बी फिजियोलॉजिकल, दैट मे बी पैथोलॉजिकल, यानी ये तबई स्ट्रेस हो सकता है, यानी कोई चेंज हो सकता है। देयर मे बी चेंज इन द डिमांड, चेंज इन द डिमांड, यानी जो फंक्शन सेल्स कर रही है उस फंक्शन में या तो कोई स्ट्रेस आया जो उसके ऊपर असर डाल रहा है कि वो फंक्शन चेंज हो, या जो जितना काम ये कर रही है उसमें किसी तरह का चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई सेल एक काम कर रही है, नॉर्मल कोई एक स्पीड है कि कोई सेल जो है वो तो उस नॉर्मल स्पीड को या तो कोई चीज़ जिस्म जो है वो ज़्यादा कराना चाह रही है या कम कराना चाह रही है, तो वो चेंज है। दैट चेंज में भी फिजियोलॉजिकल, दैट में भी पैथोलॉजिकल। तो सेल जो सबसे पहले काम करती है, सेल ट्राई टू एडॉप्ट, ये जो नई कंडीशन आई है, जो स्ट्रेस आया है या जो चेंज इन द डिमांड आया है, इसको साथ वो एडॉप्ट करने की कोशिश करती है और एक नया होम्योस्टेसिस डेवलप करने की कोशिश करती है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन इस कंडीशन में कर सके। तो जब सेल जो है किसी स्ट्रेस के नतीजे में या फंक्शनल डिमांड चेंज होने के नतीजे में जो अपने आप को चेंज करती है, दैट इज नोन एज द सेलुलर एडॉप्टेशंस। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जब ये स्ट्रेस दूर हो जाता है तो ये सेल जो है, ये एडॉप्टेशन, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज जो आता है, देयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन द एडॉप्टेशन, वो दूर हो जाता है और सेल फिर नॉर्मल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या हो रहा है कि आप जो हैं, आप घर में कुछ काम कर रहे हैं या घर में आप 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के लिए जो खाना बन रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, अगर आपके यहाँ 10 मेहमान आ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ गई। आप सारी चीज़ें जो मेहनत है, जो रोटी बनने की प्रक्रिया है, जो रोटी बन रही है, जो सामान आना है, जो चीज़ें इस्तेमाल होनी, सब बढ़ जा रही हैं, तो काम जो है वो बढ़ जा रहा है। तो दैट इज़ द इंक्रीज डिमांड हुई तो वो बढ़ गया और वो उसी हिसाब से आप लोगों का सबका काम बढ़ गया। और जब वो लोग जस्ट चले गए मेहमान तो फिर नॉर्मल आ गया, आप रूटीन वही 4 लोगों के काम पे आ गए। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यू आर गोइंग फॉर योर एग्जाम, डेली आप कितना पढ़ रहे हैं? आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम है तो आप क्या कर रहे हैं कि आप पूरी रात पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेस इज द एग्जाम, इट इज द फिजियोलॉजिकल स्टेट, इज नॉट पैथोलॉजिकल। तो एक स्ट्रेस आया, उस स्ट्रेस से आप पूरी रात पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ फिर आपकी रूटीन जो है लौट आई। तो दिस थिंग इज नोन एज द एडॉप्टेशंस। एडॉप्टेशंस को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि व्हेन द चेंज ऑफ द वेदर इज देयर, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है, तो आप छाता लगा के जा रहे हैं या आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश होने लगी तो आप रेनकोट पहन रहे हैं, आपने अम्ब्रेला ले लिया या आप कहीं छुप गए। विंटर्स हैं तो आपने कोट पहन लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडॉप्टेशंस हैं, और वो जब चीज़ें ख़त्म हो गई तो आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गए। तो पहली चीज़ जो कोशिश करती है, सेल एडॉप्ट करने की कोशिश करती है, दैट इज नोन एज द खुलवी तताबुक। लेकिन अगर ये स्ट्रेस जो है, अगर सेल एडॉप्ट नहीं कर पाती है, और स्ट्रेस ये जो है ये माइल्ड है और ट्रांजिएंट है, अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं है और बहुत पोटेंट नहीं है, तो सेल अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, तो सेल में क्या होगा? देयर विल बी द रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी सेल के अंदर अब वो अडॉप्ट नहीं कर पाई तो कुछ इंजरी होगी सेल में, कुछ उसको जर्ब आएगा, जुरू खुलिया जिसे कहेंगे, और वो रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ कि वो जब ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जो स्ट्रेस आया है, तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेल जो है उसके अंदर कुछ रीजनरेशन हो जाएगा, कुछ रिपेयरिंग हो जाएगी, कुछ हीलिंग हो जाएगी, और सेल जो है फिर अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में लौट आएगी। तो इस रिवर्सिबल इंजरी को हम लोग कहते हैं काबिले बहाल
जुरूह खुलिया, काबिले बहार जुरूह खुलिया। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की कि अगर नॉर्मल सेल पे कोई स्ट्रेस आ रहा है तो सबसे पहले सेल अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। अगर अडॉप्ट नहीं कर पाएगी तो वहां पर अगर स्ट्रेस जो है वो माइल्ड है और स्ट्रेस जो है वो ट्रांजिएंट है तो वहां पर क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, लेकिन अगर यही स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस बहुत ये माइल्ड नहीं है बल्कि बहुत पोटेंट है, और ये ट्रांजिएंट नहीं है बल्कि लॉन्गर पीरियड तक है, ये कंटिन्यू करता है, लॉन्गर पीरियड तक है, ये स्ट्रेस जो है ये पहले कंडीशन में तो माइल्ड था, लेकिन यहाँ दूसरे कंडीशन में ये माइल्ड नहीं है, ये सीवियर है। स्ट्रेस इज द सीवियर स्ट्रेस हो गया, और ये ट्रांजिएंट नहीं बल्कि ये परसिस्ट कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि देयर विल बी, रिजल्ट जो है वो सीरियस होगा, देयर विल बी द इररिवर्सिबल सेल इंजरी, इररिवर्सिबल सेल इंजरी, देयर विल बी इररिवर्सिबल सेल इंजरी। यानी ये जो इस पहली स्टेज जो थी अडॉप्ट करने की, दूसरी स्टेज थी रिवर्सिबल, फिर इररिवर्सिबल, यानी अब कोई चेंज नहीं। यहां पर जो नॉर्मल सेल है वो नहीं लौट सकती है, नॉर्मल सेल जो है वो नहीं आ सकती है वापस, दैट इज नोन एज द सेल डेथ। इसको कहते हैं नाकाबिले बहाल जुरूह खुलिया, नाकाबिले बहार जुरूह खुलिया। तो यहां पर जो है वो नॉर्मलसी इज नॉट रिस्टोर्ड। तो तीन कंडीशन हुई जो हम लोग ने देखा कि जब नॉर्मल सेल में कोई नॉर्मल सेल में कोई स्ट्रेस आ रहा है, हियर इज द नॉर्मल सेल, इस नॉर्मल सेल में कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस की वजह से सेल सबसे पहले एडॉप्ट करने की कोशिश करती है, और जब ये स्ट्रेस दूर हो जाता है तो एडाप्टेशन जो है, ये नॉर्मलसी जो है, ये नॉर्मलसी रिटेन हो जाती है, नॉर्मलसी दोबारा आ जाती है। और अगर ये एडॉप्ट नहीं कर पाती है, माइल्ड इंजरी है और ट्रांजिएंट पीरियड के लिए है, तो देयर इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी रिवर्सिबल होती है, और ये रिवर्सिबल सेल इंजरी फिर लौटकर नॉर्मल हो सकती है। इट कैन बी नॉर्मल, देयर इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। तीसरी स्टेज जो है कि ये स्ट्रेस जो है ये परसिस्टेंट है और बहुत ज़्यादा पोटेंट है, पोटेंट है या सीवियर है। तो क्या होगा कि देयर विल बी द इररिवर्सिबल सेल इंजरी, इररिवर्सिबल सेल इंजरी। अब सेल जो है वो लौट नहीं सकती है नॉर्मल की तरफ। तो जो रिवर्सिबल इंजरी है और इररिवर्सिबल इंजरी है, इसके बीच में एक पॉइंट है, दैट इज नोन एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दैट मीन्स कि जो रिवर्सिबल यानी जो सेल डैमेज हो रहा है, जो इंजरी हो रही है, वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो गई कि अब इसके बाद नॉर्मलसी बहाल नहीं होना है, सेल को अल्टीमेटली इररिवर्सिबल सेल इंजरी में जाना है और सेल डाई हो जाएगी। तो दीज आर द इंजरीज जो जिस सेल में हो सकती है। सबसे पहले एडाप्टेशंस होगा, एडाप्टेशंस के बाद रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी और उसके बाद इररिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडाप्टेशंस की। तो एडाप्टेशंस जो है दैट इज नोन एज द खुलवी तताबुक। फिर रिवर्सिबल इंजरी होगी, यानी ऐसी इंजरी होगी जब वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, और फिर इररिवर्सिबल सेल इंजरी होगी जिसमें अल्टीमेटली नॉर्मल स्टेट बहाल नहीं होगी और अल्टीमेटली सेल जो है इट विल डाई, सेल की डेथ हो जाएगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर अडैप्टेशंस। तो व्हाट आर द सेलुलर अडैप्टेशंस? हियर इज अ नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल इज परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन व्हेन एनी स्ट्रेस कम। किसी तरह का कोई स्ट्रेस आ गया, ये नॉर्मल सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, नॉर्मल स्ट्रक्चर नॉर्मल फंक्शन है, स्ट्रेस आ गया
तो फॉर द सेक ऑफ द सर्वाइवल ऑन एक्सपोजर टू दैट स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आया, तो सेल क्या करती है, दैट मेक एडजस्टमेंट, किस लिए, विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो उसके स्ट्रेस की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो सेल अपने आप को एडजस्ट करती है। वो स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो सेल कैसे एडजस्ट करती है, अपने आप के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज कुछ तरह के पैदा करती है। तो अगर वो फिजियोलॉजिकल नीड की वजह से है तो दैट इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, दैट इज नोन एज द तबई तताबुक। और अगर इट इज ड्यू टू द नॉन लीथल पैथोलॉजिकल इंजरी, अगर लीथल पैथोलॉजिकल इंजरी होगी तो सेल डेथ हो जाएगी, वहाँ एडाप्टेशन का कोई मतलब नहीं है। नॉन लीथल पैथोलॉजिकल इंजरी होगी तो दैट इज नोन एज द पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन, दैट इज नोन एज द मर्जी तताबुक। यानी जब सेल नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, नॉर्मल इन्वायरमेंट में फंक्शन कर रही है, कोई स्ट्रेस आया, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो सेल उसमें अपने आप को एडजस्ट करती है, एंड दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज द सेलुलर एडाप्टेशन। देखिए ये एडजस्टमेंट कैसे सेल करती है, क्या क्या करती है। सेल जो है वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले जो काम करती है सेल कर सकती है, दैट में प्रोड्यूस चेंज इन देयर साइज, चेंज इन देयर साइज, द साइज में बी इंक्रीज्ड और द साइज में बी डिक्रीज्ड। सेल अपने साइज को, नॉर्मल सेल है ये, अपने साइज को इंक्रीज कर सकती है, इंक्रीज कर लेती है, साइज को बढ़ा लेती है, दैट इज नोन एज द हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी यानी व्हेन देयर इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द दैट सेल, दैट कंडीशन, यानी जो स्ट्रेस आया उसको फेस करने के लिए सेल अपने आप को ज्यादा ताकतवर करती है, अपने आप को अपनी साइज बढ़ा लेती है, दैट इज नोन एज द हाइपरट्रॉफी। इसे हम लोग कहते हैं तज़ख्खुम, तेज़वाद खे मीम, तज़ख्खुम। या दूसरी चीज क्या हो सकती है कि साइज ऑफ दिस सेल में डिक्रीज, साइज उसकी छोटी हो सकती है, साइज में भी डिक्रीज, एंड इट इज नोन एज द एट्रॉफी। एट्रॉफी इसको हम लोग कहते हैं हुजाल या जुबूल कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। एट्रॉफी, ए माने यानी कम होना, ट्रॉफी मीन्स नरिशमेंट, ट्रॉफी मीन्स, ट्रॉफी के माने हैं नरिशमेंट के, यानी जब हाइपरट्रॉफी हुई तो उसका नरिशमेंट बढ़ गया, हाइपर होगा, ज्यादा हो गया, और जब एट्रॉफी हुई तो नरिशमेंट कम हो गया, तो साइज कम हो गई, तो एट्रॉफी हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई। तो पहली चीज से क्या हो सकती है कि सेल के साइज में फर्क आ सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि देयर में बी चेंज इन द नंबर ऑफ द सेल, चेंज इन द नंबर ऑफ द सेल, चेंज इन द नंबर ऑफ द सेल, यानी सेल की साइज में फर्क तो नहीं आ रहा है, सेल की साइज उतनी ही है, और बस इसने आपको अपने नंबर बढ़ा लिए, नंबर बढ़ा लिए, सेल के साइज उतनी है, नॉर्मल सेल है, इसने नंबर बढ़ा लिए, दैट इज नोन एज द हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इसे हम लोग कहते हैं बेशे तकवीनी। बेशे तकवीनी, हाइपरप्लेजिया, यानी प्लेजिया के माने होते हैं, प्लेजिया के माने होते हैं न्यू सेल्स फॉर्मेशन। प्लेजिया, ट्रॉफी के माने क्या थे, नरिशमेंट के थे, यानी नरिशमेंट फर्क पड़ा, यहाँ प्लेजिया के माने में फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स, तो यहाँ पर हाइपरप्लेजिया हो गया, नए सेल्स बन गए। हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी में भी शायद कभी पढ़ा हो कि हम लोगों ने कि बॉडी में आमतौर पर 3 तरह के सेल्स हैं। वन आर द लेबाइल सेल्स जो बराबर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, सेल साइकिल में रहते हैं। वन आर द स्टेबल सेल्स जो बराबर मल्टीप्लाई तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस होता है तो दे कैन कम इन टू द सेल साइकिल एंड कैन मल्टीप्लाई। और तीसरे तरह के सेल्स हैं दैट आर द परमानेंट सेल, जो सेल साइकिल से बाहर हो जाते हैं और वो सेल साइकिल में नहीं लौट सकते हैं। तो हाइपरप्लेजिया आमतौर पर उन सेल्स में होती है जो सेल्स लेबाइल होते हैं, जो बराबर मल्टीप्लाई करते रहते हैं। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों उस तरह के सेल्स में हो सकती है जो स्टेबल सेल्स हैं, जो सेल साइकिल में आ सकते हैं, और जो परमानेंट सेल्स हैं उसमें सिर्फ जो है वो हाइपरट्रॉफी हो सकती है, और उनमें हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकती। तो ये 2 चीज़ें हो गई कि एक चीज़ तो हो गई कि साइज में इंक्रीज हो सकता है, और दूसरी साइज में फर्क हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। दूसरी चीज़ हो गई वो नंबर में फर्क हो सकता है, और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, आइए हम देखें। तो हम लोगों ने बात की कि जो एडॉप्टेशंस है, पहली चीज़ साइज में फ़र्क पड़ सकता है, दूसरी चीज़ नंबर में फर्क पड़ सकता है, तीसरी चीज़ क्या है कि देयर इज द चेंज इन द फिनोटाइपिक डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, यानी सेल की जो अपनी पहचान है, एक सेल की अपनी आइडेंटिटी है,
वो फिनोटाइपिक डिफरेंशिएशन उसमें चेंज आ सकता है। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, वन इज नोन एज द मेटाप्लेजिया एंड वन इज नोन एज द डिस्प्लेजिया। मेटाप्लेजिया को हम लोग कहते हैं तब्दीली नसाइज। तब्दीली नसाइज यानी इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाप्लेज्मा क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल हो जा रहा है। वन टाइप ऑफ द एपिथेलियल सेल्स या मेसेनकाइमल सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड, इज चेंज बाय द अनदर टाइप ऑफ द एपिथेलियल ऑफ द मेसेनकाइमल सेल्स। यानी एक तरह की जो एडल्ट सेल हैं वहाँ पर जहाँ पर एक तरह के एडल्ट सेल होना चाहिए वो चेंज हो करके दूसरे तरह के सेल्स आ जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया इज नोन एज द बैड डेवलपमेंट। डिस मीन्स द बैड, यानी यहाँ पर जो सेल का डेवलपमेंट है वो डिफेक्टिव हो गया, इसे कहते हैं सुए नमो। सुए नमो, सु हम लोग पढ़ चुके हैं, सु के माने होते हैं बिगाड़ के, नमो यानी उसकी बनावट में, या इसे कहते हैं नमो नाकिस। नमो नाकिस, खराब उसके डेवलपमेंट हो गया, बैड डेवलपमेंट हो गया। तो तीन इस तरह की चीजें जो आई, यानी मेटाप्लेजिया हो सकती है, डिस्प्लेजिया होता है। मेटाप्लेजिया में क्या हो सकता है कि एक नॉर्मल सेल जो थी वो नॉर्मल सेल जहां पर होनी चाहिए वहां उसकी जगह दूसरी नॉर्मल सेल आ जा रही है। ऐसे आप समझें कि एक दीवार है, यहाँ पर एक दीवार है जिसमें 9 बाई 9 की ईंटें लगी हुई हैं। तो ये 9 बाई 9 की ईंटें बदल के किसी बीच में यहाँ पर दूसरे साइज की लखोरी ईंटें लग जाएं। ये ईंट भी नॉर्मल है, ये ईंट भी नॉर्मल है, लेकिन इस ईंट को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये ईंट इसकी जगह पर यहाँ आ गई। दैट कंडीशन इज नोन एज द मेटाप्लेजिया, देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। और डिस्प्लेजिया में क्या हो रहा है, देयर द डेवलपमेंट जो है, दिस डेवलपमेंट इज डिफेक्टिव डेवलपमेंट है, एंड दैट अल्टीमेटली मे लीड्स टू द कार्सिनोमा। तो इस तरह की चेंज एडाप्टेशंस में हो सकती हैं। एडाप्टेशंस आमतौर पर रिवर्सिबल है, जब स्ट्रेस जाता है तो ये रिवर्स हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। कई बार अगर वो बहुत परसिस्ट करता है जो ये स्ट्रेस है, तो फिर इसमें आगे प्रोग्रेस हो सकता है। जैसा अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो एट्रॉफी का कोई रीज़न रहा तो अल्टीमेटली एट्रॉफी की वजह से सेल डेथ हो सकती है, या डिस्प्लेजिया जो है दैट में कन्वर्ट इनटू द कार्सिनोमा इन सीटू यानी लोकल कार्सिनोमा हो सकता है। तो हम लोगों ने बात की कि जो एडाप्टेशंस हैं, एडाप्टेशंस कितने तरह के हो सकते हैं। कि अगर हम लोग यहाँ बात करें कि यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है, इट इज़ अ नॉर्मल सेल, इट इज़ अ नॉर्मल सेल, इट इज़ अ नॉर्मल सेल। तो इस सेल जो है ट्रांसफॉर्म यानी जो अडॉप्ट कर सकती है, इट कैन चेंज इट्स साइज। तो साइज ऑफ द सेल में चेंज, साइज ऑफ द सेल आप यहाँ देख रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन द नंबर, साइज ऑफ द सेल्स इज चेंज, दैट इज नोन एज द हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जिसे हम लोगों ने कहा तज़ख्खुम। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि दिस सेल साइज में भी डिक्रीज, साइज जो है सेल की, सेल इज नॉर्मल बट द साइज इज डिक्रीज, दैट इज द एट्रॉफी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि द साइज ऑफ द सेल इज नॉर्मल, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज नॉर्मल एंड द नंबर ऑफ द सेल इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ द सेल इज इंक्रीज्ड। साइज and structure is normal but the number is increased, it is known as the hyperplasia, it is known as the hyperplasia। प्लेजिया के माने होता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स, ट्रॉफी के माने है नरिशमेंट। तो यहाँ पर एट्रॉफी है, नरिशमेंट कम हो गया, छोटा हो गया सेल, और यहाँ ट्रॉफी हाइपर हो गई, सेल बड़ा हो गया। प्लेजिया के माने है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स। तो हाइपरप्लेजिया हुई, यानी हाइपरप्लेजिया के माने हुआ कि नए सेल जो हैं वो बन रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, हम लोग बताया था कि देयर इज द मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में क्या हुआ, मेटा मीन्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो वन टाइप ऑफ द सेल वाज जो है इट इज ट्रांसफॉर्म बाय द मेटाप्लेजिया में क्या हुआ, सेल इज नॉर्मल बट इट इज चेंज बाय द अनदर टाइप ऑफ द सेल, चेंज बाय अनदर टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, तो ये मेटाप्लेजिया हुआ। और पांचवी चीज क्या हो सकती है, दैट इज द डिस्प्लेजिया, यानी सेल का स्ट्रक्चर जो है इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल, डिस्प्लेजिया हो गई। ये सेल का जो नमो है ये नाकिस हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। तो दीज 5 टाइप ऑफ द सेल्स जो है स्ट्रेस अगर आ रहा है और वो स्ट्रेस माइल्ड है
और लीथल नहीं है, तो सेल कोशिश करती है अडॉप्ट करने की, या तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसमें, या एट्रॉफी हो जाएगी, या हाइपरप्लेजिया हो जाएगी, देयर मे बी द मेटाप्लेजिया, देयर मे बी द डिस्प्लेजिया। और ये सारी की सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं। आमतौर पर जब स्ट्रेस खत्म होता है तो ये चीज़ें नॉर्मल आ जाती हैं और सेल फिर अपने नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शन को बहाल कर लेती है। डिस्प्लेजिया कई बार अगर कंटिन्यू करती है तो दैट में भी प्रिकर्सर ऑफ दैट देयर में भी कार्सिनोमा डेवलपमेंट हो सकता है, कार्सिनोमा इन सीटू। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेल इंजरी एंड दिस सेलुलर अडैप्टेशंस। अब हम लोग इसकी एक एक डिटेल अगली बार से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एट्रॉफी की। एट्रॉफी की पूरी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि एट्रॉफी किसे कहते हैं, एट्रॉफी जो है वो उसकी कितनी तरह के हैं, और एट्रॉफी फिजियोलॉजिकल कितनी है, पैथोलॉजिकल कैसी है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिटेल एडाप्टेशंस पढ़ेंगे। जब हम लोग एडाप्टेशंस पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग आगे आएंगे सेल इंजरी में। आज के इस वीडियो में इतना भी। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छे से ईद मनाइए। अल्लाह ताला आप सबकी ईद की खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ाए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी बताएं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अच्छे से ईद मनाइए।